नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामिल खान है और आज हम पिछले व्याख्यान में हम भारत के संवैधानिक विकास और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन का एक साथ अध्ययन कर रहे थे। मैंने पिछले व्याख्यान में 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्याख्या की थी कि किस तरह इस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और फिर मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, इसे निराशाजनक और अयोग्य माना। ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ और कमोबेश 1935 तक काम करता रहा, जब तक भारत में नया भारत शासन अधिनियम 1935 लागू नहीं हुआ। 1935 में अंग्रेजी सरकार ने एक नया अधिनियम लागू किया जिसे भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। और यह अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि भारतीय संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। और कई विचारक तो ये मानते हैं कि भारतीय संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का ही विस्तृत रूप है भारतीय संविधान। तो ऐसी स्थिति में 1935 का अधिनियम संवैधानिक इतिहास को समझने और संविधान को समझने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 1935 का अधिनियम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये प्रांतों में उत्तरदायी शासन की सरकार पूर्ण रूप से स्थापित की गई। पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत एक भारतीय संघ की कल्पना की गई। अब भारतीय संघ की कल्पना का अर्थ क्या है, जिसमें 1935 के अधिनियम में जिसका उल्लेख है और साथ ही साथ जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और साथ ही साथ देसी रियासत के नरेशों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। देखिए, जब से अंग्रेज़ भारत में आए, और मैंने आपको पिछले व्याख्यानों में ये बात बताई थी कि शुरुआत में उन्होंने अपने जो प्रभाव समुद्री बंदरगाहों पर जमाया और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उनकी शुरुआती प्रेसिडेंसियाँ बनी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ शुरुआती में अंग्रेज़ी प्रेसिडेंसियाँ या ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों के नाम से जानी गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे ही प्रभाव बढ़ता गया तो पूरे भारत में उसका क्षेत्र भी बढ़ता गया और अलग अलग इन 3 प्रेसिडेंसियों के अलावा दूसरे प्रांत भी अस्तित्व में आए और ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें प्रांतों का दर्जा दिया। लेकिन इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 1857 में, क्योंकि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था और कई छोटी छोटी देसी रियासतें अस्तित्व में आ गई थी। तो 1857 तक तो ये काम चलता रहा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने उन देसी रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जैसे 1857 का विद्रोह हुआ तो देसी रियासतों के राजाओं ने जिस तरह अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों ने इस नीति को त्याग दिया। अब अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को अलग अलग माना और देसी रियासतों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी गई। अब भारत कमोबेश जब आज़ाद हुआ 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश प्रांत, जहां ब्रिटिश सरकार की सीधे शासन था। ऐसे प्रांत 1935 के अधिनियम में 11 थे। दूसरे थे देसी रियासतें, जिसमें जो भारत जब तक आज़ाद हुआ ऐसी 600 रियासतें भारत में काम कर रही थी और उन देसी रियासतों में राजा ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई है और राजा के अधीन ही वो देसी रियासत काम कर रही है। उसे आंतरिक मामलों में स्वायत्तता है और वे देसी रियासत एक समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ी हुई है। अब देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ब्रिटिश सरकार जब तक कोई असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। और तीसरे जो इकाई थी वो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, जिसमें ज़्यादातर वही प्रदेश है जिसे आज हम
केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं जिनमें का शासन किसी ब्रिटिश सरकार के किसी आईसीएस चीफ कमिश्नर द्वारा किया जाता। तो भारत अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से 3 भागों में 3 तरह की शासन प्रणालियों में बटा हुआ था। पहले में ब्रिटिश प्रांत थे, दूसरे में देसी रियासतें थीं और तीसरे चीफ कमिश्नर के प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांतों में क्योंकि ये सुधार लागू हो रहे थे, चाहे वो 1919 का हो या 1909 का हो या 1935 का अधिनियम हो, ये सुधार हो रहे थे, इसलिए ब्रिटिश प्रांतों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हो रहा था। वहाँ के लोगों को कमोबेश सीमित मात्रा में ही सही लेकिन वोट देने का अधिकार था। वहाँ एक निर्वाचित सरकार 1919 के अधिनियम के तहत भले वह हस्तांतरित विषयों तक ही सीमित हो, उन्हें उस पर नियंत्रित करने का अधिकार था, लेकिन ये सब काम देसी रियासतों में नहीं हो रहे थे क्योंकि देसी रियासत के राजाओं के शासन में अंग्रेज़ों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और तीसरा चीफ कमिश्नर के प्रांत। अब जो समस्या पैदा हुई भारत में आज़ादी के दौरान, वही एक समस्या महत्वपूर्ण थी जिसे हम देसी रियासतों के विलय से संबंधित मानते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन आसान हुआ, लेकिन जो 600 के करीब देसी रियासतें थीं वे भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में रहेंगी, ये एक बड़ा मुद्दा बना रहा सत्ता हस्तांतरण की परियोजना के दौरान। तो 1935 के अधिनियम में अंग्रेज़ों ने इस बात का कोशिश की कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें देसी रियासतों के साथ साथ ब्रिटिश प्रांत भी सम्मिलित होंगे, लेकिन राजाओं ने मना कर दिया। फलस्वरूप ये भारतीय संघ की व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई। दूसरा, भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि पहली बार एक संघात्मक शासन प्रणाली का पूर्ण रूप से एक हम योजना देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांटा जा गया है। तो पहली बार शासन की शक्तियों को 1935 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से बांटा गया कि एक संघीय विषय होंगे जिस पर संघ सरकार कानून बनाएगी और ऐसे विषय 59 होंगे 59। दूसरे प्रांतीय विषय होंगे जिस पे सरकार प्रांतों की सरकार या ब्रिटिश प्रांतों की सरकार कानून बनाएगी, उसमें 54 विषय होंगे। और तीसरा है संवर्ती विषय जिसमें 36 विषय होंगे और जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध होगा तो केंद्र के कानून को ही मान्यता मिलेगी। कमोबेश यही योजना हम भारतीय संविधान में भी देखते हैं शक्तियों के विभाजन की, जो 1935 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से दिखती है। और साथ ही साथ पहली बार 1935 के अधिनियम में राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में तो प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर, राज्य का गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद करेगी, लेकिन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्य का गवर्नर अब निर्वाचित मंत्रियों के माध्यम से करेगा। तो इस तरह छोटे ही रूप में से ही एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, लेकिन 1937 के अधिनियम में इस चीज़ को पलट दिया गया, बल्कि प्रांतों में पूरी तरह उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। और ये बात कही गई, यानी प्रांतों का प्रशासन, जो ब्रिटिश प्रांत है उस ज़माने में 11, उनका प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यद्यपि ये बात सही है कि सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी, वयस्क मताधिकार की उस ज़माने में व्यवस्था नहीं थी। वोट देने का अधिकार भारतीय जनसंख्या के बहुत कम छोटे वर्ग को ही प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो कमोवेश हम कह सकते हैं एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। साथ ही साथ 1935 के अधिनियम में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की बात की गई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना, और एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई।